आज हम लेंगे कक्षा 11वीं के लिए रसायन शास्त्र और ये यूनिट है दूसरा और हमारा टॉपिक्स है परमाणु की संरचना और उसका ये आज दूसरा भाग है। सभी विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और जो समझ नहीं आता वो मोबाइल द्वारा संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा परमाणु की संरचना के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। आज हम लेंगे प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम पहला लेते हैं प्रोटॉन की खोज। तो जो प्रोटॉन की जो खोज है, जैसे यहाँ लिखे हैं, गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की। उनको जो क्लू मिला कि कोई भी परमाणु जो होता है वह विभाजित किया जा सकता है, और इसके पहले जे थॉम्सन, विलियम क्रूक्स के प्रयोगों द्वारा उन्होंने बल मिला और उन्हीं के आधार पर एक बार फिर परमाणु के दूसरे सूक्ष्म कणों की खोज की। तो उसके लिए फिर से विलियम क्रूक्स के विसर्जन नलिका के समान उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। अंतर इसमें था कि जो कैथोड जो प्लेट था उन्होंने छिद्रयुक्त लिया। अब देखिए, जब हम इस पर कम दाब मतलब वायुमंडलीय दाब का 10,000 गुना छोटा दाब, या जिसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁴ ATM न्यून दाब पर, और यहाँ पर कोई भी गैस जिसका हमें अध्ययन करना है उसको हम सूक्ष्म मात्रा में ले लेते हैं। उसमें दो प्लेट देख रहे हैं, एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट। तो जिस प्रकार से कल हमने देखा कि कैथोड से जो किरणें निकलती हैं वो एनोड की ओर गति करता है, जिसको हम कैथोड किरणें कहते हैं। उसी प्रकार उन्होंने देखा कि एनोड से भी एक किरणें निकलती हैं और ये किरणें सीधा कैथोड की ओर गति करते हैं, और ये जो छिद्र कैथोड को पार करके ये जो कैथोड किरणें हैं कांच की दीवार से टकराते हैं और उसमें चमक उत्पन्न करते हैं। तो इससे उन्होंने जो गोल्डस्टाइन है ये निष्कर्ष निकाला कि एनोड से भी जो किरणें निकलती है, इसलिए उस किरणों का नाम उसे एनोड किरणें या कैनाल किरणें, या फिर हम ये कह सकते हैं धन आवेशित किरणें के नाम से हम जान सकते हैं, जो ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ता है। यहाँ पर देखें, ये माइनस प्लेट है और ये प्लस प्लेट है, प्लस है और ये लिख सकते हैं माइनस प्लेट है। तो यहाँ पर देखें, ये एनोड प्लेट और ये कैथोड प्लेट। तो एनोड से जो किरणें निकलती हैं वो छिद्र कैथोड से पार करके ये जो कांच की जो ट्यूब है, जो कल बताया था, ये 60 सेंटीमीटर लंबा कांच का ट्यूब होता है, जिसको हम बोलते हैं विसर्जन नलिका। और इस प्रकार से कांच की प्लेट पर ये आगे निकल कर टकराते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार से कैथोड किरणें होता है उसी प्रकार से परमाणु में एनोड किरणें भी होता है। और इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन करके इस कैथोड किरणें के, एनोड किरणें के कुछ गुणधर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो जो पहला जो हम देखे हैं, पहला पॉइंट कहता है कि ये जो एनोड किरणें कैथोड किरणों के समान ही अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट हम देखें
यह कैथोड किरणें के भांति भी एनोड किरणें सरल रेखा में गति करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये जो है जिंक कैथोड किरणें के समान इसकी भी प्रवृत्ति कड़ी प्रवृत्ति होता है, कण के भांति व्यवहार करते हैं। ये भी जिंक सल्फाइड के पर्दे पर ये पड़ते हैं तो वहाँ पर ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विचलित हो जाते हैं। यदि हम इसको, ये आप देख रहे हैं कि जो कैथोड एनोड किरणें हैं, जिसको हम धन आवेशित किरणें भी कहते हैं, यदि हम विद्युत क्षेत्र लगाएं तो वह ऋण आवेशित की ओर मतलब मुड़ जाता है। उसी प्रकार से जो मैग्नेट यानी चुंबक जो है उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यदि हम उसके पोल यहाँ पर चुंबक के पोल के द्वारा हम उसको उजारें तो वह साउथ पोल की ओर मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एनोड किरणें में भी कैथोड किरणों के समान गुण होता है, और ये जो किरणें हैं उनसे एक प्रकार से कह सकते हैं आवेश में अपोजिट होता है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होता है और एनोड किरणें जो है धन आवेशित होता है। इसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद कुछ धातुओं में ये पता चला कि उसमें धन आवेशित किरणों के साथ साथ उसमें और अन्य आवेश की पता चला, और इस को पता करने के लिए हम देखते हैं चैडविक का जो प्रयोग है। चैडविक ने क्या किया कि उन्होंने बेरिलियम धातु ली और बेरिलियम धातु पर उन्होंने अल्फा किरणों या हीलियम कणों कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा या हीलियम का जो आवेश है क्रमांक है समान होता है, उसका आवेश 2 होता है और उसका भार होता है 4 होता है। तो बेरिलियम धातु पर जब अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो उसमें जो बेरिलियम है कार्बन के आइसोटोप बनाते हैं और साथ ही एक कण उत्सर्जित करते हैं, और उस कण का जो भार होता है वह प्रोटॉन के भार के समान होता है, लेकिन उसमें कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, और इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई प्रकार का आवेश धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता, लेकिन भार जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि परमाणु जो है वह अभाज्य कण नहीं हुआ, बल्कि उसको हमारे वैज्ञानिकों ने विभाजित करके उसको 3 मुख्य कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की। इसके अलावा और भी नाभिक में पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, मेसान वगैरह होते हैं, लेकिन उसका भार में कोई खास वजन का नहीं होता या भार नहीं होता, इसलिए उसको हम अध्ययन में उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ 3 पार्टिकल्स हैं। वैज्ञानिक अब तक तो उसमें लगभग 35 पार्टिकल की भी खोज कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसका हम एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। ये जो तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। ये जो खोज है लगभग 1897, ये खोज है 1886, और ये खोज है 1932 में हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में जो देखते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, इसलिए हम उसको उदासीन भी मान लेते हैं। इसमें जो आवेश होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, वो जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻ कूलाम होता है। ये आवेश और प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों समान होते हैं, तो इसका भी आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन न्यूट्रॉन में कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, शून्य होता है। इसके बाद जो द्रव्यमान है, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 ×
10⁻⁻28 ग्राम होता है। यदि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका जो 28 के जगह में हो जाएगा 31 किलोग्राम। उसी प्रकार से जो प्रोटॉन का भार होता है और न्यूट्रॉन का भार होता है, दोनों का भार लगभग समान होता है। लगभग समान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका भार कुछ अधिक होता है, लेकिन इतना नगण्य होता है कि उसको हम भार को लगभग समान मान सकते हैं। और इसका जो भार हम लिखते हैं 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इसलिए लगभग भार दोनों का बराबर होता है। यदि हम इनके भार को, इतना सूक्ष्म होता है, उसको हम इकाई मान लेते हैं, तो इकाई मान लेते हैं तो यदि हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का भार 1 यदि हम माने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार उसके भार से 1836 से 1839 गुना होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपका 1839 है और ये 1836 है, लेकिन हम लगभग भार को समान मान लेते हैं। ये भार जो है 1836 गुना इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार होता है। इस प्रकार से ये भार जो है दोनों का लगभग हम समान मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आगे हम और उसको डिटेल से पढ़ेंगे, परमाणु की जो संरचना में हम देख रहे हैं, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो खोज हो चुका। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के कहाँ पर स्थित होते हैं, इसको समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया, लेकिन जो लेटेस्ट तर्क है वो है रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल, परमाणु नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, स्वर्ण पत्र की बहुत पतली पट्टी दी और बहुत सारे अल्फा किरणों का बौछार किया, और बौछार करने के बाद बहुत सारे अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधा निकल गए, और कुछ पार्टिकल्स जो है कुछ एंगल से मुड़ गए, और उसमें से एक पार्टिकल जो है वापस 180 डिग्री पर वापस लौट आया। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो ठोस होते हैं और उसमें उसका भार निहित होता है, और उस ठोस भाग को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। और इस न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो उसी पर जो हम उसके परमाणु, अब हम लेते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में संबंध। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसमें क्या संबंध है, वो हम जानेंगे। तो हम ये लेते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसको हम व्यक्त करते हैं Z से। जो परमाणु क्रमांक होता है Z से प्रकट करते हैं परमाणु क्रमांक। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं Z जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, और ये परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या। उसके बाद दूसरा हम लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, और जो परमाणु द्रव्यमान है उसको व्यक्त करते ऐसे, परमाणु द्रव्यमान, और उसको हम प्रकट करते हैं ऐसे। और अभी मैं बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अर्थात ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये परमाणु भार हो गया, या जिसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और दूसरा परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। अगला पॉइंट है कि यह निश्चित है कि जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी मात्रा में प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन होता है, इसके लिए ये जरूरी है कि जितना प्लस होगा उतना क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए
ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन को हम व्यक्त करते हैं वैसे E से और प्रोटॉन को व्यक्त करते हैं P से। तो हम यहाँ पर 3 फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। 3 फार्मूला ये है, परमाणु क्रमांक Z बराबर हो गया P और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, और तीसरा हो गया परमाणु भार बराबर हो गया परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये 3 सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे आगे हम और इसका डिटेल्स अध्ययन करेंगे, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते हैं। अब हम इनकी सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम परमाणु के बारे में और जान सकते हैं। तो इसके बाद आता है समस्थानिक। समस्थानिक जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है? तो हम कहते हैं ऐसे परमाणु, ध्यान से देखिए परिभाषा, ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन जिसको हम प्रयोग करते हैं 1,1H हाइड्रोजन, 1,2,1,3 जिसको हम T से लिख सकते हैं, या इसको हम D मतलब होता है ड्यूटेरियम और T मतलब होता है ट्राइटियम और ये H हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परमाणु क्रमांक है, तीनों का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ड्यूटेरियम का 2, ड्यूटेरियम का 1, हाइड्रोजन का 1। लेकिन इसका परमाणु जो भार है ये देख रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ड्यूटेरियम का परमाणु भार होता है 2, ट्राइटियम का परमाणु भार होता है 3। तो इस प्रकार से ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक परमाणु कहते हैं। अगला हम लेते हैं समभारिक। देखिए समभारिक का मतलब होता है, शब्दों से पता चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबार्स। तो समभारिक तो ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। अभी हमने देखा क्या, परमाणु क्रमांक समान, तो समस्थानिक है तो परमाणु भार समान होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए R1 AR जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और भार होता है 40। जैसे पोटेशियम परमाणु क्रमांक होता है 19 और भार होता है 40। कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20 और भार होता है 40। तो आप ये देख रहे हैं इनके जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है। आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन तीनों का जो भार है वह क्या है, 40 है। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणुओं को हम समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। अगला हम लेंगे, अगला पॉइंट है समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए समन्यूट्रॉनिक, इसका मतलब क्या है, सम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है वो हम हमेशा समझेंगे, ज्ञात जितने भी तत्व हैं या इसके नियम है कह सकते हैं कि जो छोटे परमाणु भार होते हैं ऐसे परमाणुओं के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऐसे परमाणु हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। लेकिन बड़े परमाणु जो होते हैं उसमें
न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन से अधिक होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो हम ये देखते हैं कि छोटे परमाणु जो होते हैं उसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसका 2 गुना होता है परमाणु भार। लेकिन जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है, मतलब बड़े होते जाते हैं, वैसे उसके भार जो है क्रमांक से 2 गुना नहीं होता बल्कि 2 गुणों से अधिक हो जाता है। ये हमेशा याद रखना है इसको। तो अब हम लेंगे समन्यूट्रॉनिक। तो ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे हम ले लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और परमाणु भार होता है 30। उसके बाद हम लेते हैं फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और परमाणु भार होता है 31। तीसरा हम लेते हैं सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु भार होता है 32। अब देखिए हम इसको निकालेंगे इस सूत्र से। अब इस सूत्र में निकालेंगे कि इसके न्यूट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं बताया परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। पूरा नहीं लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे। P समझ जाएंगे प्रोटॉन है और N समझ जाएंगे न्यूट्रॉन है। अब जैसे कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए आपका धातु है, तो ये जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक है और ऊपर लिखा जाता है वो क्या है, परमाणु भार है। तो ये परमाणु क्रमांक हम इसके लिए ले रहे हैं सल्फर के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं सल्फर S, इसका परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार है 32। तो परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक व्यक्त करते हैं Z से, और इसका मान हो गया ये 16। तो 16 हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन की भी संख्या 16 होगी। प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी, 16 हो गई। अब यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला का उपयोग करेंगे। परमाणु भार आप देखिए कितना है, इसका 32 है, परमाणु भार 32 है। प्रोटॉन की संख्या निकल गया 16 है और यह हो गया न्यूट्रॉन। तो इसको हम घटा देंगे, तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन हो जाएगा, इसकी संख्या हो जाएगी 16। तो यहाँ पर सल्फर में न्यूट्रॉन कितना है, 16 है और प्रोटॉन भी 16 है और इलेक्ट्रॉन भी 16 है। अब उसी प्रकार से अब इसमें निकालें, तो ये फास्फोरस के लिए ले लें, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15 और परमाणु भार है 31। तो यहाँ पर ले लें, ये आपका 15, ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 और भार है 31, ये हो जाएगा 31। अब 31 में 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 15 और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसके बाद हम ले लेते हैं सल्फर का, तो सिलिकॉन का Si, इसका परमाणु क्रमांक 14, परमाणु भार है 30। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो जाएगा 14, तो परमाणु क्रमांक 14 है, प्रोटॉन की संख्या भी 14 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा और परमाणु भार है 30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 में 14 हटा देंगे तो आ जाएगा 16। तो सल्फर के लिए निकालें, तो सल्फर के लिए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 16, उसके बाद प्रोटॉन
हो जाएगा 14 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। तो ये निश्चित होता है कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, तभी जो परमाणु उदासीन होते हैं, ये न्यूट्रॉन की संख्या आपका इससे अधिक ही हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉन 16 है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 16 है और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 16 है। तो इस प्रकार से ऐसे परमाणु को हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक परमाणु। अब अंतिम होता है हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक। अब सब इलेक्ट्रॉनिक, तो सब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। जैसे हम ले लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। लेकिन जब मान लीजिए आपका ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। इसी प्रकार फ्लोरीन है तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 9। यदि फ्लोरीन में 1 माइनस हो जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो 9 से हो जाएगा 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। इसी प्रकार ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, ये 11 होता है। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और उस कंडीशन पर ये हो जाएगा 2 और 8। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ तो हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा इसका भी 2 और 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन -2 आयन, फ्लोरीन -1 आयन, सोडियम +1 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देख रहे हैं, समान है। और इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। अब हम अंतिम में एक अंकित प्रश्न लेते हैं, जो अभी जो हल किए हैं उसी के आधार पर इसको आपको हल करना है। तो एक प्रश्न मैं लिया, ये प्रश्न है ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक है 35 और परमाणु भार है 80। अब इस ब्रोमीन का हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए, तो अभी मैं बताया ब्रोमीन Br, इसका परमाणु क्रमांक 35 और भार है 80। तो परमाणु भार जिसको हम व्यक्त करते हैं ऐसे, और हो जाएगा P+N। तो A का मान यहाँ पर है, A बराबर है 80 और प्रोटॉन है जो Z लिख सकते हैं और ये है 35। तो A का मान हम लिख देंगे 80 बराबर प्रोटॉन का मान 35 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के निकल जाएगा, तो 80 माइनस 35 बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हटाइए तो हो जाएगा 45, और ये 45 जो होगा यह न्यूट्रॉन की नंबर हो जाएगी। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ज्ञात हो गया। न्यूट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, ये 45 जो है ये है न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन ये है 35 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, जो हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न नोट कीजिए, उसको बनाकर व्हाट्सएप पे आपको डालना है।
और ये है Cl 17 और 35 तथा आयोडीन 53 और 127। ये होमवर्क है और ये होमवर्क 2 प्रश्न का है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आपको बतानी है।